फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। और थंबनेल देख के आप सब जान ही गए होंगे कि आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग कवर करेंगे। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए विजिटर हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लास 10 के बच्चों को हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पावर शेयरिंग का पार्ट फर्स्ट है और इसमें हम केवल कुछ ही टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन एंड डिफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग, इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। केवल यही इतने टॉपिक्स इस पर्टिकुलर पार्ट में कवर करेंगे। जो पार्ट सेकंड होगा उसमें श्रीलंका के इथेनिक कंपोजिशन के बारे में और जो सिविल वार हुआ था श्रीलंका में उसे कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड करके कवर करने से क्या होता है कि जो भी चीजें हम पढ़ते हैं हमें बोरिंग नहीं लगती हैं और इंटरेस्टिंगली तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पावर शेयरिंग के बारे में जानते हैं ना। ओके, अब देखो पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग क्या वर्ड से ही आपको पता चल रहा है यहाँ पे किस चीज को शेयर करने की बात की जा रही है। पावर को शेयर करने की बात की जा रही है। मोबाइल बंद कर देना अगर होगा तो, ठीक, साइलेंट ना। पावर को शेयर करने की बात यहाँ पर की जा रही है। किसको शेयर करने की बात की जा रही है? पावर को। अब देखिए इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या बनेगा। इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन बनेगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन वेरियस यूनिट्स। एक पर्टिकुलर पावर को जब हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं अलग अलग यूनिट्स में तो यही पर्टिकुलर चीज कहलाती है पावर शेयरिंग। ठीक है, क्या इसकी डिफिनेशन बनेगी? इसकी डिफिनेशन बनेगी decentralization of power in various units। जब पावर को हम डिसेंट्रलाइज करके अलग अलग यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो यही चीजें कहलाती हैं पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन वेरियस यूनिट्स नोन एज पावर शेयरिंग। ठीक, जैसे सपोज करिए कि ये आपकी पावर है, ये पावर है और इस पावर को हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया अलग अलग यूनिट में, तो यही पर्टिकुलर चीज कहलाएगी पावर शेयरिंग। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पावर्स को जब हम डिसेंट्रलाइज वे में कर देते हैं, सेंट्रलाइज फॉर्म से डिसेंट्रलाइज फॉर्म में कर देते हैं और वो अलग अलग, तब वो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे पावर्स को जब हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया तो वो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड हो गया, मींस वो शेयर हो गया। तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन वेरियस यूनिट नोन एज पावर शेयरिंग। और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अगर किसी भी एक पर्सन को या किसी को भी अगर हम ज्यादा पावर दे देंगे तो वो क्या करेगा, वो अपने पावर को उन माइनॉरिटीज या उन कम संख्या वाले लोगों के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, अपने पावर का मिसयूज करने लगेगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट लेवल्स पे और डिफरेंट ऑर्गन्स में। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सोसाइटी में जो भी पर्सन है उनके बीच में कंफ्लिक्ट क्रिएट ना हो। सोसाइटी अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये भी बोला जाता है कि सभी पर्सन क्या है, इक्वल है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जितने भी पर्सन है सभी क्या है, इक्वल है। ठीक है, सभी पर्सन क्या है, इक्वल है और उनके बीच में जो पावर्स का डिवीजन होता है वो भी इक्वली होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट क्रिएट ना हो। कंफ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज को कम करने के लिए पावर्स का डिवीजन इक्वली सभी सोसाइटी कम्युनिटीज में कर दिया जाता है और गवर्नमेंट में भी पावर को डिफरेंट लेवल्स में और डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज न कर सके। ठीक, तो आई होप आप लोगों को पावर शेयरिंग का मतलब समझ में आ गया हो। पावर शेयरिंग का डेफिनेशन है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन वेरियस यूनिट्स नोन एज पावर शेयरिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये पावर है और हमने इसको डिसेंट्रलाइज वे में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद क्या हुआ कि पावर्स डिफरेंट यूनिट्स में शेयर हो गया है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बेल्जियम के बारे में पहले थोड़ा सा फैक्ट जानेंगे, फिर उसके बाद इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम को कवर करेंगे और एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड टॉपिक को।
ओके, अब देखिए सेकंड टॉपिक क्या है, सम फैक्ट्स अबाउट बेल्जियम। सम फैक्ट्स अबाउट बेल्जियम। आइए बेल्जियम के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं, जिससे आपके वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, या कह सकते हो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए आपके बेल्जियम के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट में एक एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी एक छोटी कंट्री है, पहली चीज। दूसरी चीज, बेल्जियम अपने पॉलिटिकल बाउंड्री को, मतलब कि अपने सीमा, अपने देश की सरहद को, ठीक है, अपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज को 4 कंट्रीज से शेयर करता है, एंड दीज 4 कंट्रीज आर, फर्स्ट वन इज फ्रांस, सेकंड वन इज जर्मनी, थर्ड वन इज नीदरलैंड, एंड द फोर्थ वन इज लुक्सेमबर्ग। ओके, ठीक। तो ये पहला फैक्ट था आपके बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी एक स्मॉल कंट्री है, और ये अपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज को 4 कंट्रीज से शेयर करती है, एंड दीज 4 कंट्रीज आर फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लुक्सेमबर्ग। ठीक। एक और चीज आपको बता दें, बेल्जियम आजाद कब हुआ था? बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंस इन 1830। 1830 में बेल्जियम आपका आजाद हुआ था। बेल्जियम 1830 में किस देश से आजाद हुआ था? बेल्जियम 1830 में आपके नीदरलैंड से आजाद हुआ था। ठीक है। जब आप क्लास कहते हैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हिस्ट्री का, तो चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री में आपको द एजेस ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में बताया जाएगा। तो जब आप द एजेस ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आता है जुलाई रिवॉल्यूशन। जुलाई रिवॉल्यूशन में आपको यह बताया जाएगा कि जुलाई रिवॉल्यूशन जो 1830 में हुआ था, उस रिवॉल्यूशन के दौरान नीदरलैंड से बेल्जियम आजाद हो गया था। ठीक। तो ये याद रखना, किस रिवॉल्यूशन से बेल्जियम आजाद हुआ था? जुलाई रिवॉल्यूशन से आजाद हुआ था। किस कंट्री से? नीदरलैंड से। और कब? 1830। तो ये चीज याद रखना, बेल्जियम आपका 1830 में जो आपके पूरे के पूरे यूरोप में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था, उसी जुलाई रिवॉल्यूशन से आपका बेल्जियम आजाद हुआ था नीदरलैंड से 1830 में। ओके। अब यहां पे एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि बेल्जियम में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो डच स्पीकर्स ही क्यों थी? बेल्जियम की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो डच स्पीकर्स ही क्यों थी? वो फ्रेंच स्पीकर्स भी तो हो सकती थी, वो जर्मन स्पीकर्स भी तो हो सकती थी, वो डच स्पीकर्स ही क्यों थी? कभी ये चीज आपके दिमाग में आई है? नहीं। चलिए मैं बता देता हूं इसके पीछे क्या फैक्ट है। बेल्जियम 1830 में किससे आजाद हुआ था? नीदरलैंड से आजाद हुआ था। आपको बता दें, नीदरलैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, नीदरलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी डच। बेल्जियम 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन के दौरान नीदरलैंड से आजाद हुआ था। ठीक। और नीदरलैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है डच। ठीक। यही आपका फैक्ट है, यही फैक्ट है कि बेल्जियम में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो कैसी थी? डच स्पीकर थी। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपके बेल्जियम में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो डच स्पीकर्स ही क्यों थे? वो फ्रेंच स्पीकर्स भी हो सकते थे, वो जर्मन स्पीकर्स भी हो सकते थे, वो डच स्पीकर्स इसीलिए थी क्योंकि बेल्जियम आपके नीदरलैंड का पार्ट था और नीदरलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज डच है। नीदरलैंड से बेल्जियम 1830 में आजाद हुआ था ड्यू टू जुलाई रिवॉल्यूशन। ओके। तो ये कुछ फैक्ट थे आपके बेल्जियम के बारे में, जिससे एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्लीज इन फैक्ट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बेल्जियम इज अ यूरोपियन कंट्री, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज भी एक स्मॉल कंट्री है। ये अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को 4 कंट्रीज से शेयर करता है, एंड दीज 4 कंट्रीज आर फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लुक्सेमबर्ग। आपका बेल्जियम आजाद हुआ था 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन के दौरान। कहां से? नीदरलैंड से। और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बेल्जियम की डच लैंग्वेज इसीलिए थी क्योंकि बेल्जियम नीदरलैंड से आजाद हुआ था और नीदरलैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है डच। ठीक। तो ये थोड़े से फैक्ट्स है आपके बेल्जियम के बारे में जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम।
उंगली उंगली ना फोड़ दो, शांति बैठे रहो। पढ़ाई लिखाई नहीं, उंगली फोड़ दी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेंजीन। हमने दो टॉपिक्स कवर किए। हमने पावर शेयरिंग का इंट्रो लिया, पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझा, पावर शेयरिंग की डिफिनेशन को जाना। अब इसके बाद पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरीके से समझाने के लिए एनसीईआरटी बुक में दो कंट्रीज का एग्जांपल दिया गया, एक बेल्जियम का, दूसरा श्रीलंका का। हम दोनों के स्टोरीज को कवर करने के बाद दोनों ही कंट्री के स्टोरीज को कंपेयर करेंगे कि बेल्जियम में क्या होता है और आपके श्रीलंका में क्या होता है। बेल्जियम में पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है तो यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता है, और आपके श्रीलंका में पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है और वहां पे सिविल वार हो जाता है। ठीक, तो हमने बेल्जियम के बारे में कुछ फैक्ट भी कवर किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ठीक, अब इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम कवर करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो ये वर्ड इथेनिक है इसका मतलब क्या है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इथेनिक। इथेनिक का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक, तो आप लोग तब तक सोचते रहिए, 2 मिनट रुकिए, सोचते रहिए इथेनिक वर्ड का मतलब क्या होगा। पानी पी ले तब तक। सोचते इथेनिक वर्ड का मतलब क्या है। देखिए, सोसाइटियां दो टाइप की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसको होमोजीनियस सोसाइटी कहा जाता है, और एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसको हेटेरोजीनियस सोसाइटी कहा जाता है। होमोजीनियस सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जहां पे डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करने वाले पर्संस रहते हैं, डिफरेंट अलग अलग कम्युनिटीज के लोग। ठीक, उनकी लैंग्वेज की स्पीकिंग, कल्चर, ट्रेडिशन सब डिफरेंट होता है। और हेटेरोजीनियस सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जहां पे एक ही रिलीजन या एक ही कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हो। ठीक, तो इथेनिक का मतलब होता है अ टाइप ऑफ होमोजीनियस सोसाइटी। इथेनिक का मतलब होता है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पे डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग, डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग साथ में रहते हो। ठीक, तो हम चलते हैं बेल्जियम के इथेनिक कंपोजिशन को जानते हैं। बेल्जियम के बारे में मैंने बता दिया। अब 100% पॉपुलेशन, बेल्जियम की जो 100% पॉपुलेशन थी उसका 59%, बेल्जियम के 100% पॉपुलेशन का 59% पॉपुलेशन जो थी वो कैसी लैंग्वेज बोलती थी, वो बोलती थी आपकी डच लैंग्वेज। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ठीक है, बेल्जियम की 59% पॉपुलेशन आर स्पीकिंग डच लैंग्वेज। ठीक है, बेल्जियम जो कि एक छोटा यूरोपियन कंट्री है उसकी 59% पॉपुलेशन जो थी वो डच लैंग्वेज बोलती थी। और ये 59% पॉपुलेशन, ये डच स्पीकर्स जिस जगह पे रहते थे उस जगह को हम कहते थे क्या, फ्लैमिश रीजन। जिस जगह पे ये लोग रहते थे, आप एनसीईआरटी बुक में मैप देख सकते हो। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी बुक में मैप देख सकते हो, मैं मैप अभी यहाँ बना भी दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो बेल्जियम की जो 59% पॉपुलेशन थी वो कैसी लैंग्वेज बोलती थी, वो डच लैंग्वेज बोलती थी। इसके बाद वो लोग जिस जगह पे रहते थे उस जगह को क्या कहा जाता था, फ्लैमिश रीजन। ठीक, इज इट क्लियर। अब चलते हैं सेकंड। इसके बाद 40% पॉपुलेशन जो आपके बेल्जियम की थी वो कैसी भाषा बोलती थी, वो बोलते थे वो सभी फ्रेंच लैंग्वेज। दे ऑल आर फ्रेंच स्पीकर्स। 49% population of Belgium are speaking 40% population of Belgium are speaking French language and they live in Wallonia region. They live in Wallonia region. आपके जो फ्रेंच स्पीकर्स थे ये जिस जगह पे रहते थे उस जगह को कहा जाता था वेलोनिया रीजन। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में कि बताइए जो बेल्जियम के फ्रेंच स्पीकर्स थे वो किस रीजन पे रहते थे, तो वेलोनिया रीजन था, ये याद रखना। ठीक है, 59% स्पीकर्स ऑफ बेल्जियम आर स्पीकिंग डच लैंग्वेज एंड दे लिव इन फ्लैमिश रीजन। 40% population of Belgium are speaking French language and they live in Wallonia region, and the remaining 1% population are speaking German language and they live in both region. They live in Flemish as well as in Wallonia region. Okay, so that is the ethnic composition of Belgium. ये ethnic composition of Belgium है और आप सभी के लिए जानना जरूरी है। ठीक, अब यहां से आपको ये चीज पता चल गई होगी कि पूरी कंट्री में मेजॉरिटी किसकी है।
पूरे बेल्जियम कंट्री में अगर मेजॉरिटी किसकी है, पूरे बेल्जियम कंट्री में मेजॉरिटी आपकी किसकी है, पूरे बेल्जियम कंट्री में आपकी मेजॉरिटी है डच स्पीकर्स की। पूरे के पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा अगर संख्या में कोई है तो डच स्पीकर्स है। अब आप लोग यहां ये समझिए कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई संख्या में ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो अपने पावर को उन लोगों पे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा जो लोग संख्या में कम है, उन लोगों के अपने ऊपर अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश करेगा जो लोग संख्या में कम हैं, ठीक। लेकिन बेल्जियम में ऐसा कुछ हो नहीं पाता। आपके डच स्पीकर 59% तो थे, संख्या में ज्यादा थे, मेजॉरिटी में थे, और माइनॉरिटी के ऊपर ये अपनी मेजॉरिटी एंजॉय कर सकते थे, अपने डोमिनेशन को एस्टैब्लिश कर सकते थे। लेकिन फिलहाल तो यहां पे ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों? बिकॉज द कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ ब्रसेल्स। बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स थी उसका इथेनिक कंपोजिशन बेल्जियम के इथेनिक कंपोजिशन का जस्ट उल्टा था, मतलब कि जस्ट डाइवर्स था। पूरे कंट्री में अगर आप देखेंगे तो पूरे कंट्री में डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में है, फ्रेंच स्पीकर्स माइनॉरिटी में है। लेकिन जब बेल्जियम के कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की बात आती थी तो ब्रसेल्स में आपके फ्रेंच स्पीकर्स मेजॉरिटी में थे और डच स्पीकर्स आपके माइनॉरिटी में थे। चलिए हम लोग ब्रसेल्स के भी इथेनिक कंपोजिशन को देख लेते हैं, ठीक। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि आपके बेल्जियम जब आपके डच स्पीकर जब बेल्जियम में मेजॉरिटी में थे तो क्यों वो अपनी मेजॉरिटी को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, क्यों वो अपनी मेजॉरिटी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं? तो डच स्पीकर्स बेल्जियम में मेजॉरिटी में थे लेकिन वो अपनी मेजॉरिटी को एंजॉय इसीलिए नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ ब्रसेल्स। ब्रसेल्स के कंट्रोवर्शियल पॉइंट के कारण आपके डच स्पीकर्स अपनी मेजॉरिटी को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ब्रसेल्स का जो इथेनिक कंपोजिशन था वो बेल्जियम के इथेनिक कंपोजिशन का जस्ट डाइवर्स था। पूरे कंट्री में डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में थे, आपके फ्रेंच स्पीकर्स माइनॉरिटी में थे, लेकिन इसके कैपिटल सिटी में जस्ट अपोजिट था। इसके कैपिटल सिटी में फ्रेंच स्पीकर्स आपके मेजॉरिटी में थे और डच स्पीकर्स आपके माइनॉरिटी में थे। एक और चीज आपको बता दें, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की जो कैपिटल सिटी होती है ना वो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी होती है। वहां पे उस पर्टिकुलर कंट्री के बड़े बड़े ऑफिस, हेडक्वार्टर्स, सारी चीजें होती हैं और बहुत ही हाईली डेवलप्ड एरिया भी वो होता है। तो उन एरियाज में जो भी पीपल्स रहते हैं वो रिच भी होते हैं और पावरफुल भी होते हैं। तो आप लोग ये सोचिए कि 80% फ्रेंच स्पीकर्स वहां पे रह रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये लोग रिच भी होंगे और पावरफुल भी होंगे, ठीक। तो अब चलते हैं हम लोग ब्रसेल्स के इथेनिक कंपोजिशन को देखते हैं। बेल्जियम का इथेनिक कंपोजिशन आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसेल्स के इथेनिक कंपोजिशन को कवर करते हैं, ओके। अब इथेनिक कंपोजिशन आ गया ब्रसेल्स का। बेल्जियम का इथेनिक कंपोजिशन आपने देख लिया, 59% डच स्पीकर है, 40% फ्रेंच स्पीकर है और 1% आपका जर्मन स्पीकर है। वो लोग कहां रहते हैं ये भी सब मैंने बता दिया। लेकिन हमें ये पता चला कि बेल्जियम के इथेनिक कंपोजिशन से कि पूरे कंट्री में किसकी मेजॉरिटी है, डच स्पीकर्स की। लेकिन जो बेल्जियम का कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है यहां पे किसकी मेजॉरिटी है? तो आपको बताएं, जो आपके बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है यहां पे 80% पॉपुलेशन कैसी लैंग्वेज बोलती है? फ्रेंच स्पीकर्स, फ्रेंच लैंग्वेजेस बोलते हैं, और 20% पॉपुलेशन आपके ब्रसेल्स की डच लैंग्वेज बोलती है, मतलब कि डच स्पीकर्स हैं। जस्ट अपोजिट, पूरे कंट्री में डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में है लेकिन कैपिटल सिटी में ये माइनॉरिटी में है। और यही कारण बनता है जिसके कारण ये पूरे कंट्री में अपना डोमिनेशन, अपने मेजॉरिटी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और फाइनली क्या होता है कि दोनों ही कम्युनिटीज को एकोमोडेशंस पे आना होता है, मतलब कि जो भी इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो रही थी, जो भी इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, जो भी इनके बीच में टेंशन क्रिएट हो रही थी, उसको सॉल्व आउट करने के लिए ये दोनों के दोनों कम्युनिटीज के लोग आपस में एकोमोडेशन कर लेते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सेटल डाउन कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया हो। मैं थोड़ा सा एक मैप बना के आपको इस चीज को और अच्छी तरीके से समझा दूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए, ठीक। देखते हैं सपोज करिए ये पूरी की पूरी कंट्री बेल्जियम है, ठीक है, ये पूरी कंट्री बेल्जियम है, ओके। ये आपकी क्या है? ये हमारी बेल्जियम है, ठीक।
अब बेल्जियम की बात करें तो मैंने बताया कि बेल्जियम की जो 59% पॉपुलेशन है वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है, दे आर डच स्पीकर। और 40% पॉपुलेशन आपकी कैसी लैंग्वेज बोलती है, फ्रेंच स्पीकर। और जो रिमेनिंग 1% है वो आपके हैं जर्मन स्पीकर। ठीक, तो पूरी कंट्री में किसकी मेजॉरिटी है, पूरे कंट्री में मेजॉरिटी है आपके डच स्पीकर्स की, ये मेजॉरिटी में, यानी कि इनकी संख्या ज्यादा है। और माइनॉरिटी में कौन है, फ्रेंच स्पीकर और जर्मन स्पीकर। लेकिन अगर हम बेल्जियम के कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की बात करें, बेल्जियम के कैपिटल सिटी अगर हम ब्रसेल्स की बात करें तो ब्रसेल्स में जस्ट अपोजिट है। ब्रसेल्स में क्या है कि ब्रसेल्स में आपकी 80% जो पॉपुलेशन है वो आपके फ्रेंच स्पीकर है और 20% जो आपके पॉपुलेशन है वो आपके क्या है, डच स्पीकर्स है। तो आप देख रहे हो बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन का जस्ट डाइवर्स है आपके ब्रसेल्स का एथनिक कंपोजिशन। ठीक, वो पूरे शहर में, पूरे देश में आपके डच स्पीकर ज्यादा तो हैं, लेकिन ब्रसेल्स जो उसकी कैपिटल सिटी है, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, वहां पे वो माइनॉरिटी में है। तो क्या ऐसी कंडीशन में ये अपनी मेजॉरिटी को एंजॉय कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और फिर यही कारण था कि दोनों के दोनों कम्युनिटीज को आपस में एकोमोडेशन करना पड़ा, ताकि जो फ्रिक्शन, जो टेंशन इनके बीच में क्रिएट हो रही थी उसको सॉल्व आउट किया जा सके। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को कवर करते हैं। द लास्ट टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो इज एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो का जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि लास्ट टॉपिक है, वो है एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। हमने बेल्जियम के बारे में बहुत कुछ जाना, पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट डिफिनेशन को भी समझ लिया। एकोमोडेशन का मतलब होता है समझौता करना, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सेटल डाउन करना। तो बेल्जियम में कैसे एकोमोडेशन हुआ, बेल्जियम में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व आउट हुई, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात जानिएगा कि 1970 से लेकर 1970 से 1993 के बीच, 1970 से 1993 के बीच वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किया गया। बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में 1970 से लेकर 1993 के बाद 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया गया। क्यों किया गया, ताकि दोनों ही कम्युनिटीज के लोग एक ही पर्टिकुलर कंट्री में पीस और हार्मोनी के साथ रह सके, शांति और मोहब्बत प्यार के साथ दोनों ही कम्युनिटी के लोग एक पर्टिकुलर कंट्री में रह सके। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में सबसे पहले यही चीज आती है कि दोनों कम्युनिटीज के लोगों ने 1970 से लेकर 1993 के बीच में वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किया था। ऐसा इसीलिए किया गया था कि जो भी फ्रिक्शन की या कंफ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए और एक ही कंट्री में पीस और हार्मोनी के साथ रहा जाए। ठीक, ओके, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में कौन कौन से पॉइंट हैं। तो एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में आपके 3 से 4 पॉइंट हैं। आइए एक एक पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट कहा गया था कि दोनों ही कम्युनिटी के, दोनों आपके फ्रेंच स्पीकर्स भी, आपके डच स्पीकर्स भी, दोनों ही कम्युनिटीज के नंबर ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इक्वल होंगे और कोई भी सिंगल कम्युनिटी कोई भी डिसीजन यूनिलैटरली मेक नहीं करेंगे। ठीक, एक्सप्लेन कर दूं, यहां पे ये कहा जा रहा है कि दोनों ही कम्युनिटीज के जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मींस की नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या नंबर ऑफ मिनिस्टर्स दोनों ही कम्युनिटी के सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इक्वल होंगे और कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी कोई भी डिसीजन अकेले में नहीं करेगी। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी इक्वल होंगे और स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग स्टेट पर वर्क करे एज पर देयर गिवन सब्जेक्ट्स और उसके लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं होना पड़ेगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने दिए हुए सब्जेक्ट्स पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, अपने ज्यूरिडिक्शन एरिया पे वर्क करे और उस वर्क का विवरण, उस वर्क की पूरी जवाबदेही उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है। तीसरा ये कि जो ब्रसेल्स थी, आपके बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स थी, वहां पे भी ये कह दिया गया कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स दोनों ही कम्युनिटीज के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही तो समझौता हुआ था। आपके डच स्पीकर्स ने कहा कि हमको बेल्जियम में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो फ्रेंच स्पीकर्स ने भी कह दिया कि हमको कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। ठीक, तो ये तीसरा क्या था कि जो आपके बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसेल्स थी, वहां पे भी दोनों ही कम्युनिटीज के मिनिस्टर्स इक्वल होंगे। और चौथा क्या था,
चौथा, आपके बेल्जियम में एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई और वो आपकी थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपके बेल्जियम में इंट्रोड्यूस हुई थी वो आपकी कैसी गवर्नमेंट थी? वो आपकी थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक, कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट होती है? कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो केवल एक सिंगल कम्युनिटी के द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो एक सिंगल कम्युनिटी के द्वारा फॉर्म की गई हो। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब देखिए इस एकोमोडेशन के बाद क्या होता है कि दोनों ही क्या कहते हैं, दोनों के दोनों कम्युनिटीज के लोग पीसफुली, आराम से, शांति समझौते, प्यार मोहब्बत के साथ वहां पर रहने लगते हैं। और इसके बाद फिर आपका होता क्या है कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज मिलकर एक यूनियन बनाते हैं और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर वो लोग बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में सिचुएट करते हैं। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखना। जो ईयू है, ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है? तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल सिटी, बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में। ठीक है, ये चीजें याद रखना। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में है। तो आई होप हमने जो भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए, आप लोग प्लीज उन सभी टॉपिक्स को एंजॉय करिए और आपको अच्छे से समझ में आया हो। कहीं कोई डाउट रह गई हो तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर डाउट को जरूर मेंशन करिएगा। मैं और भी अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज जरूर आप लोग लाइक कर देगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप सभी के लिए और भी हार्ड वर्क करूंगा। अब जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए इस वीडियो के वो अपकमिंग वीडियोस में कवर किया जाएगा। ठीक, तब तक आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही हमें प्यार मोहब्बत देते रहिए ताकि हम आपके लिए मेहनत करते रहें।